हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग पाठक। आज हम इस सेशन में नेशनल इनकम के ट्रेंड्स और उसके शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नेशनल इनकम कहाँ स्टैंड करता है। नेशनल इनकम के सर्वे के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, पर जो सबसे पहला और सबसे जेन्युइन अटेम्प्ट था वो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया अटेम्प्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सर्वे तो किया नहीं, पर अपने एक किताब जब वो क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने एक एस्टिमेट किया जेल से कि एक डे स्पेसिफिक रीजन में इंडियन का कितना नेशनल इनकम है, और उसको बाद में एक जब प्रैक्टिकल सर्वे किया गया तो उसको सही माना गया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी ये जो प्रिडिक्शन है उन्होंने अपनी किताब द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में लिखा है। इस फेज में जो सेकंड इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट था वो था डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का। इनकी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार साइंटिफिक सर्वे किया था इंडिया में। नाउ हियर साइंटिफिक मींस व्हाट, लाइक यहाँ पर प्रॉपर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स के जितने टेक्निक्स एंड टूल्स हैं उसको यूज किया गया, और इसीलिए ये पहला साइंटिफिक एस्टिमेशन माना जाता है। नाउ एस्टिमेशन के दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है 1948-51 में, जब इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट किया जाता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है नेशनल इनकम कमेटी, और इसको हेड किया हमारे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। और उसके बाद से 1951 के बाद से ही नेशनल इनकम का एस्टिमेशन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसको कि स्टैब्लिश 1950 में किया गया था। और इसके लिए सीएससीओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर साल एक नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स के रूप में एक पब्लिकेशन करता है, और जिसमें वो सारे इंडिया के जो सेक्टर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को बताने के पहले उनको कैटेगराइज करता है तीन सेक्टर्स में: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो नेचर से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम उन सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिनको एक बिग मशीन्स और बड़े फैक्ट्री से एक सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड्स में टर्न किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंक्लूड होते हैं। और जो सबसे डायनामिक सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट होता है वो इंटेंजिबल होता है, और ये ज्यादातर टर्सरी सेक्टर प्राइवेट हैंड में होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण ये बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड कर रहा होता है। अब हम इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को इंडियन जीडीपी में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइक हमारा प्राइमरी सेक्टर कैसे परफॉर्म किया। शुरुआत में जब आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर को, तो प्राइमरी सेक्टर पूरे इंडिया का 55% जीडीपी में शेयर कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। प्रोडक्शन यूनिट्स के नाम पर ये एग्रीकल्चर लैंड ही हुआ करते थे, और इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। पर जैसे जैसे प्लानिंग का फेज आता गया और चीजें इंप्रूव होती गई लगातार, लाइक इट हैपेंड, लाइक प्राइमरी सेक्टर हैज स्टार्टेड डिकेइंग, and not in the decaying actually। उनकी कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो डेटोरिएट कर रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन इसलिए भी गिरा क्योंकि बाकी जो सेक्टर से उन्होंने रैपिड ग्रोथ स्टार्ट किया। और इस जो चेंज है जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर अपने प्रोपोर्शंस को लूज कर रहा है बाकी सेक्टर से, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। और इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नोटिस किया प्लानिंग पीरियड में, और उसी के चलते ये बदलाव आया कि अब जो प्राइमरी सेक्टर है वो 14.1% रह गया है, और इस 14.1 में भी अभी भी मेजर शेयर एग्रीकल्चर का है, और फिशरीज और फॉरेस्ट्री अभी भी काफी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। सो जो ये 60-70 साल की जो प्लानिंग थी इंडिया में, उसने बाकी सेक्टर में काफी बदलाव लाए। एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव किया, पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट उन्होंने अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर को किया,
और इसीलिए एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन लगातार कम होते चले गए। इस सिनेरियो में जो सेकंड सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। शुरुआत में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो मात्र 15% था, और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% के करीब था। और इसमें भी एक स्ट्रक्चरल चेंज को अनुभव किया और एक्सपीरियंस किया, और उसके चलते इनके भी कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बदलते गए, और इनका शेयर भी इंडिया की जीडीपी में बढ़ता चला गया। और साथ ही साथ अब इनके जो शेयर है वो 3/4 है, इन द सेंस कि ये 25 से 30% के बीच में कहीं वेरी करते हैं। आज के दौर में ये 27% है, और ये नोटिस किया जा रहा है कि इनकी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ लगातार बनी हुई है, भविष्य में इनके कंट्रीब्यूशन और भी तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि 3/4 हो जाएंगे। नाउ इस सिनेरियो में हम देखते हैं सर्विस सेक्टर ने क्या परफॉर्म किया, और ये आश्चर्य की बात है, दिस इज इनफैक्ट द पॉइंट टू सरप्राइज, दैट जो सर्विसेज सेक्टर था वो हमारे इंडिपेंडेंस के समय प्राइमरी सेक्टर से, सॉरी, सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। आज ये 60% के करीब आ चुका है, जो कि अभी जीडीपी का जो मैक्सिमम सर्विस शेयर कर रहा होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर में ही काफी सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके भी अपने खुद के शेयर हैं। जैसे ट्रेड का 26% है आउट ऑफ 60%। फिर फाइनेंस और रियल एस्टेट ये सब मिला करके 17% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और 13% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सर्विसेज के रैपिड बढ़ने के कारण को भी हम प्लानिंग में देख सकते हैं, जहां पर ग्लोबलाइजेशन ने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो आज के दौर में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और फाइनली प्राइमरी सेक्टर है, जो कि पहले एक डोमिनेटिंग सेक्टर हुआ करता था। तो इस पूरे एनालिसिस से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 2014 में यूपीएससी मेंस में पूछा गया कि नॉर्मली कंट्री शिफ्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन लेटर टू द सर्विसेज, बट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। What are the reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the economy? And can India become the developed country without a strong base? अब यहाँ पे देखो, आपको शुरुआत में ही बोलना होगा कि सर्विसेज ऑलरेडी हैड एन माइलेज। शुरू से ही उसको एक माइलेज मिल गया था। ये एक मैराथन की रेस में सर्विस बहुत पहले, बहुत आगे ही खड़ा था इंडस्ट्री से, तो उस माइलेज को उसने लगातार बढ़ाया ही है। और बहुत से कारण हैं, ग्लोबलाइजेशन के अलावा कंट्री की ज्योग्राफी, कंट्री का प्लानिंग एरा, ग्लोबलाइजेशन में सर्विसेज को ज्यादा सपोर्ट मिलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरी तरह से सक्सेसफुल ना होना, इस कारण से भी हम देख सकते हैं कि सर्विसेज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसी सीरीज को हम लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।